नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस के इस एडिशन के साथ। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स पर, वो भी एक खास तरह के टैक्स पर। देश में हम देख रहे हैं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन इन सब के निर्माण के लिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ज़मीन। और ये ज़मीन किसानों या आपके हमारे जैसे लोगों से एक्वायर की जाती है, जिसके एवज में सरकार से मुआवजा मिलता है, कॉम्पनसेशन, और मुआवजे की रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो मुआवजे की रकम मिलती है जब आपसे सरकार ने ज़मीन एक्वायर किया है, तो इस पर इनकम टैक्स देना होता है या नहीं? क्या कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जब आपको ज़ीरो इनकम टैक्स देना पड़ता है? और क्या इस मुआवजे पर अगर आपको ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं? इन सब पर हम बात करने वाले हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और मुआवजे पर किस तरह से टैक्स लगता है ये समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। नमस्ते विनोद जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये अच्छा मौका है विनोद जी, जैसे स्पोक्स पर्सन से अगर आप पूछना चाहते हैं अपने सवाल कि जब आपको मिल रहा है कॉम्पनसेशन तो उस पर कैसे टैक्स लगेगा, तो प्लीज़ भेजिए अपने सवाल लाइव, हम विनोद सर के सामने रखेंगे। कैसे आप भेज सकते हैं सवाल, ये पूरी प्रोसेस आपको एक बार समझा देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं 9311121874 पर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव जुड़े रहते हैं, वहाँ के कॉमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब में आप राइट हैंड पर जो देखते हैं जहाँ टॉप चैट लिखा हुआ है, सवाल जवाब आप वहां पर कर सकते हैं। हम विनोद सर के सामने आपका सवाल रखेंगे। आप अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे विनोद जी को उतनी आसानी होगी आपके सवाल को समझने की। सो प्लीज़, टॉपिक है हमारा कि मुआवजा अगर मिल रहा है, ज़मीन अगर आपकी एक्वायर हुई है तो उस पर कैसे इनकम टैक्स लगता है, उस मुआवजे की रकम पर नहीं लगता है, कब लगता है, और क्या इसके ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, किस तरह की ज़मीन को एक्वायर किया गया है, इस बात पर ये बात निर्भर करेगा क्या कि आपको कितना टैक्स देना है। तो इन सब पर क्लैरिटी लेकर आते हैं। नमस्ते विनोद जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या सरकार या सरकारी एजेंसियों की ओर से जब कंपल्सरी एक्विजिशन होती है ज़मीन की तो मुआवजा मिलता है, अब ये सरकार जो हमें ये मुआवजा दे रही है इस पर टैक्स देना पड़ता है या नहीं? नमस्कार, मनी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो सरकार आपको एक्विजिशन देती है, जो मुआवजा देती है आपका लैंड एक्विजिशन से, भले ही आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ होता है, आप देना नहीं चाहते जमीन, पर सरकार एक्वायर कर लेती है, क्योंकि सरकार को अपनी जो योजनाएं चलानी है, जो सड़कें बनानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जमीन की पड़ती है। इंग्रेडिएंट सबसे बड़ा जमीन है, और जमीन जो है या तो किसान के पास है या किसी नागरिक के पास है जिसकी जमीन को सरकार लेती है। सरकार के पास ऐसा मौका है कि सरकार ये जमीन आपसे एक्विजिशन कर सकती है, मांग सकती है। आपका सवाल कि क्या इस पर टैक्स लगता है, जी हां, बिल्कुल इस पर टैक्स लगता है। सरकार इस पर टैक्स की कोई छूट नहीं देती है, और सरकार आपको जो मुआवजा देती है वो आपकी जमीन का सेल ही तो है, आपकी जमीन के बदले में ही तो पैसे दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से आपकी जमीन सरकार लेती है, एक सरकार अपना भाव तय करती है उसके अंदर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है किसानों की उसमें, और बहुत खुशी का माहौल भी होता है। तो ये दोनों तरफ है, और कभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर वक्त ऐसा होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं जहां किसानों के साथ कुछ ज्यादती हो जाती है, तो उसके लिए सरकार ने अलग कानून बनाए हैं, हालांकि अपने उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो सरकार इस पर बाकायदा टैक्स लेती है, और ये टैक्सेबल है। सेक्शन 45(5) इनकम टैक्स का जो है वो इसको टैक्स करता है। उसके अंदर सरकार, आयकर विभाग को, ये आयकर कानून को ऐसी ताकत मिली हुई है, ऐसा प्रावधान है। तो क्या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो कि कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, इस पर भी अगर मुआवजा मिलता है तो इस पर टैक्स देना होगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को अगर एक्वायर किया गया है तो? देखिए, जहां तक रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्लॉज 3 के अंदर जो है कैपिटल एसेट की एक डेफिनेशन दी हुई है इनकम टैक्स में। उसका फायदा मेरे जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स है वो उठा सकते हैं, और पब्लिक उठा सकती है कि वहां पर एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना गया।
जब कोई एसेट को कैपिटल एसेट ही नहीं माना गया तो उसके टैक्स पर बेचने पर या किसी किस्म से उसकी सेल करने पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उसके साथ साथ कैपिटल जो एसेट है, जहां एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन किया उन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, वहां उन्होंने उसको 3 टुकड़ों में बांटा है। पहली वो खेती की जमीन जो बिल्कुल उस गांव के अंदर आती है जिसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या 10,000 से कम है। तो उसको बिल्कुल खेती की जमीन मान करके वहां पे जो भी खरीदो फरोख्त की जाएगी, भले ही वो लैंड एक्विजिशन में हो या अदरवाइज हो, वो उससे फ्री है। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, ये हम बात म्युनिसिपल कमेटी की कर रहे हैं कि कोई जहां म्युनिसिपैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां की ये जमीनों की बात कर रहे हैं। अब जहां म्युनिसिपैलिटी है और ये जो जमीन है उस म्युनिसिपैलिटी से एरियल व्यू में 2 किलोमीटर से के अंदर अंदर है और पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है, तो भी उसके अंदर एग्रीकल्चर में आ जाएगी। और अगर ये 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख पॉपुलेशन है और म्युनिसिपल लिमिट से ये 6 किलोमीटर के अंदर है, तो भी एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और 10 लाख से ज्यादा है और 8 किलोमीटर से बाहर है, तो ये खेती की जमीन मानी जाएगी और खेती की जमीन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है और लैंड एक्विजिशन के अंदर भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो आपने जो बात कही रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन को देखना बहुत जरूरी है। अगर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर वो इससे बाहर आ जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और वो जो हमने पहले बात की सेक्शन 45(5) के अंदर, उसके प्रावधान के हिसाब से इस पर टैक्स लगाया जाए। सो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन में वो फिट बैठती है कि नहीं, उस आधार पर आपको देखना है। तो एक और टर्म मैं लाना चाहूंगी और वो होगी अर्बन। अगर वो एक अर्बन इलाके की ज़मीन है लेकिन उस पर अगर कोई एग्रीकल्चर करता है, उसका इस्तेमाल किसानी के लिए कर रहा है, तब क्या होता है? तब उसका अधिग्रहण अगर किया जाएगा तब उसके मुआवजे पर टैक्स लगेगा कि नहीं? क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया। पहले हमने बात की रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अब मैं बोल रही हूँ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तब। देखिए, आप बात कर रही हैं सेक्शन सबसेक्शन 37, जिसके अंदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है, अगर उस पर पिछले 2 साल से खेती की जा रही है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड मान करके उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एक स्पेशल एग्जम्पशन दिया हुआ है उसके अंदर। तो आप जब भी अर्बन लैंड की सेल एक्विजिशन होती है तो आप एक बार ये देखिए कि क्या उस जमीन पर पिछले 2 साल से खेती की जा रही थी और क्या वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 के प्रावधानों का पालन करता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप पर सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 हम सब जानते हैं आयकर की जो धारा है, वो आयकर में छूट के लिए दी, एग्जम्पशन है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, मतलब चार्जेबल है। सेक्शन 2 में जो हमने पहले बात की थी रूरल एग्रीकल्चर लैंड की, वो तो आयकर के प्रावधानों में ही नहीं आती, लेकिन ये आयकर के प्रावधान में आती है, पर सरकार ने इस पर छूट दी हुई है, तो ये सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती है। और लैंड एक्विजिशन इस तरह की जो होती है उस पर इस पर छूट दी गई है। तो 2 साल से एग्रीकल्चर किया जा रहा हो, मैं थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट ऐड कर देता हूं आप अपने दर्शकों के लिए, कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि खेती आप ही कर रहे हैं, जो सेलर है वो नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर खेती उस जमीन पर हो रही है, कोई भी कर रहा था, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे केस लॉज अवेलेबल हैं और आप उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब विनोद से मैं पूछती हूँ कि मान लीजिए कि वो जो ज़मीन है उस पर खेती नहीं हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो उसका ओनर है और वो शहर में आती है, वो अर्बन ज़मीन है। हम नोएडा के आसपास भी ऐसे कई इलाके देखते हैं। तो ऐसी ज़मीन का जब अधिग्रहण होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मुआवजा मिलेगा उस पर? मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 45(5) के अंदर उसके अंदर टैक्स लगाया जाएगा, वो पूरी टैक्सेबल है। हालांकि ये नॉर्मल सेल की तरह है, आपकी जमीन सरकार ने ले ली है, आपका बायर सरकार है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको जितने कैपिटल गेन के बेनिफिट हैं वो सब मिलेंगे। आप उनकी छूट का फायदा उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से और बाकी चीजों से। लेकिन इस पर अर्बन लैंड अगर शहर में आती है, जिसकी आपने बात की है, तो इस पर बिल्कुल टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्सेबल है।
तो अर्बन लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, इन दोनों ही स्थिति में, चाहे वो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन ले रहे हों, शहर के बीचों बीच मेरी ज़मीन हो या घर हो, उसको हटा करके वो ज़मीन एक्वायर करे सरकार, तो इस स्थिति में ये कानून लागू होगा जो आपने बताया, और मुझे उस पर जो है जो भी मुआवजा मिलेगा टैक्स देना है। मैं उस पर एक ऐड करना चाहूंगा। इसके अंदर सरकार 2013 में एक कानून लेकर के आई थी, राइट टू फेयर एक्विजिशन लैंड रिहेबिलिटेशन एक्विजिशन एक्ट जो है वो एक सरकार लेकर के आई थी 2013 में, जिसके अंदर सेक्शन 46 के अंदर ये प्रावधान दिए गए, सेक्शन 96 में दिए गए कि अगर इन चीजों के लिए स्पेसिफाइड पर्संस, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड एक अलग एक्ट हो जाएगा, हम टैक्सेशन पर बात कर रहे हैं, तो उसके सेक्शन 96 के अंदर मुझे ये छूट दी गई कि अगर मैं सेक्शन 46 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हूं तो मुझे उस पर छूट दी जा सकती है, मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते वो स्पेसिफाइड पर्सन हो। स्पेसिफाइड पर्सन में मेट्रो और सबको लिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल 4 ऑफ दैट एक्ट में जाना पड़ेगा। तो हम एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन की तरह इसको डील कर सकते हैं कि आपको इस एक्ट को रेफर करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर उसमें से आप बाहर हैं तो वो टैक्सेबल है, नहीं तो आपको वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो छूट देता है, और आप उस एक्ट के अंदर अगर आपको लगता है मुझे कंपनसेशन कम मिला है, आप अपील भी उसी एक्ट में करते हैं, तो जो अदालतें हैं वो आपका कंपनसेशन भी बढ़ा सकती हैं, मुआवजा बढ़ा सकती हैं। एक बार नहीं, आप 2 बार जा सकते हैं, आप डीएम के यहाँ जा सकते हैं, कलेक्टर, जो उसका प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। ये है सेक्शन 96 ऑफ RFCTL AAR एक्ट, राइट? ARR एक्ट, ओके, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, राइट टू फेयर, ओके फाइन। सो ये एक है, आप इसके तहत जो है गुहार उठा सकते हैं। लेकिन अब वापस मैं टैक्स पर आती हूँ। अब जब शहरी इलाके में अधिग्रहित ज़मीन के लिए जो मुआवजा मिलता है उस पर क्या सेक्शन 54 के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर टैक्स बचाया जा सकता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि सेक्शन 54 से लेकर के जितने 54 के एग्जम्पशंस हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलते हैं, एक जनरल नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने पर जमीन की इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वो बिल्कुल यहां पर वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो आपका जो एक्विजिशन अमाउंट है वो है, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपकी परचेज प्राइस है, आपकी है या आपके पीछे बुजुर्गों की है, जिन्होंने भी वो जमीन खरीदी थी उनकी आप परचेज प्राइस का बेनिफिट उठा सकते हैं। सरकार ने आयकर के अंदर 2001 से जो प्रावधान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फेयर मार्केट वैल्यू का दिया था, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल सेक्शन 54 से लेकर के जितने भी 54 में सेक्शंस हैं उन सबका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और रेजिडेंशियल हाउस खरीदने पर जो छूट है वो मिलती है। 2023 के बजट के अंदर उस छूट को 10 करोड़ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो 10 करोड़ तक ही अब एग्जम्पशन अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं। और मुआवजा मिलने में अगर देरी हुई और ऐसी स्थिति में ब्याज मिलता है तो ये ब्याज टैक्स फ्री होगा, टैक्सेबल होगा? देखिए, ब्याज जो है वो बिल्कुल टैक्सेबल है, सभी तरह का ब्याज टैक्सेबल है, इसमें कुछ नहीं है। हालांकि कंपनसेशन के अंदर, मुआवजे के अंदर एक स्पेशल प्रावधान सेक्शन 57 इनकम टैक्स के अंदर दिया हुआ है, जहां आप जितना आपको ब्याज मिला है उसका 50% आप जो है उसका एग्जम्पशन डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपको 1 लाख रुपए अगर ब्याज मिला है तो आपको 50,000 पर ही टैक्स देना होगा। 50,000 रुपए जो है सरकार आपको सेक्शन 57 में छूट देती है। इस आय को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे जो आपको ब्याज मिलेगा, जबकि जो बाकी का मुआवजा मिला है वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। तो आपके दोनों हेड्स भी अलग अलग हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इधर ब्याज की इनकम जितनी भी आपको मिली लेट होने की वजह से उसको यहां दिखाइए, और उसको सेक्शन 57 में जितना भी ब्याज है उसका 50% आप रिबेट क्लेम कर सकते। ओके। अगर खेती की जमीन किसी व्यक्ति से एक निजी बिल्डर लेता है, उसमें क्या टैक्सेशन होता है? अगर वो खेती की जमीन अक्वायर कर रहा है, हो सकता है कंपल्सरी ना हो, खुशी खुशी वो व्यक्ति दे रहा हो, और ना जो भी हो, वो अगर वो ज़मीन खेती की ज़मीन है, तब जो पैसे मिलेंगे उस निजी बिल्डर से, डेवलपर से, उस व्यक्ति को जिसने अपनी खेती की ज़मीन बेची है, उस पर टैक्स लगेगा? देखिए, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था सेक्शन 240 सब क्लॉज 3, जहां पर कैपिटल एसेट की हमने बात की थी। यहां पर बायर बिल्डर हो या मैं और आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्योंकि वो खेती की जमीन और खेती की जमीन पर किसी प्रकार का टैक्स आयकर अधिनियम के अंदर नहीं लगाया जाता है, ये एसेट ही नहीं माना जाता है, मतलब ये एसेट का पार्ट ही नहीं है। आयकर की जो किताब है इतनी मोटी, इसके अंदर से डेफिनेशन से इसको बाहर रखा गया है। तो अगर ये खेती की जमीन है और कोई बिल्डर डेवलपर इसको खरीदता है तो बिल्कुल उस पर बेचने वाले को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। क्यों? शर्तें वही हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, तो उस गांव की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, वहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं हो, और अगर म्युनिसिपैलिटी है तो ये जमीन उससे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 डेफिनेशन में डिस्कस किए थे, उसके अंदर फॉल करती है तब टैक्स नहीं लगेगा। वो भी एरियली, हम एरियल बात कर रहे हैं। एरियल से अगर हम बात करते हैं तो अगर वो फॉल कर रही है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके अंदर फॉल कर जाती है, उस डेफिनेशन को वायलेट करती है, तो आपको बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से ये ट्रांजैक्शन कीजिएगा, इन सब पैरामीटर्स को चेक करते हुए। ओके, अगर ऐसा होगा तो खेती की जमीन। जो कीवर्ड है जो विनोद जी से आज मैंने सीखा, एक कि कंपल्सरी एक्विजिशन जो सरकार कर रही हो अपने निर्माण काम के लिए, दूसरा खेती की जमीन है या नहीं है उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आप किस दायरे में आते हैं, वही तय करेगा कि इस मुआवजे पर आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। थैंक यू सो मच विनोद सर, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहा, मतलब इतनी सारी बातें आज मैंने सीखी हैं। इस टॉपिक को हम पहली बार लेकर आए थे। प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं बताइए आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, मुझे तो लगता है बहुत नॉलेजेबल सेशन था। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच।